जो आप सबको इंटरेस्ट करता है ये वो है पैसा। ये हर किसी को चाहिए पैसा। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो आपका मैंने जो पिछली वीडियो बनाया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, वो काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पांस आया है। तो मुझे लगा यार इसके कंटिन्यूशन में ना एक और वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं अब इस बार का टॉपिक जैसा आपने पढ़ लिया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो काश मुझे पता होती फ्रांस आने से पहले। तो मैंने जो गलती करी है, उम्मीद करता हूँ कि आप ना करें। तो उसके टॉपिक पे बनाया। और जिसको फ्रांस नहीं आना भाई, वो ऐसे ही मज़े के लिए देख ले, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, फ्री में है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज हम अपनी लोकेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि बार बार पोपट हो जाता है। हम सोचते हैं वहाँ जाएंगे, लेकिन आए दिन बारिश हो जाती है। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक। जो फर्स्ट चीज़ है जो मैं सोच के आया था, हम लोग अज्यूम करते हैं इंडिया में कि जो बाहर जितनी भी कंट्री है ना, सब इंग्लिश, सबको इंग्लिश आती होगी। तो जैसे हम लोग इंडिया में इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लैंग्वेज के ऊपर, तो अनफॉर्चुनेटली बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। बाहर की कंट्रीज़ में वो अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे उनको इंग्लिश आती भी हो नहीं आती हो, वो बोलेंगे भाई आप इंग्लिश में बात करो। इनफैक्ट मैंने तो कई बार एक्सपीरियंस देखा है, जो बंदा बेचारा टूरिस्ट होता है ना, उससे भी यहाँ के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तू फ्रेंच ही बोल, या तू फ्रांस में है। बट अलग, ये तो खैर कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल हो गया। बट कहने का मतलब है, ये मत सोच के आएँ कि भाई फॉरेन कंट्री में हर किसी को इंग्लिश आती होगी तो आपका गुजारा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डिल्यूजन है, बहुत बड़ा स्कैम है, ये सब दोगलापन है। ये सब दोगलापन उतर जाएगा आपका। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जहाँ पे भी आप जिस कंट्री में भी पढ़ने जाएँ, अगर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो एटलीस्ट बेसिक बेसिक जैसे ग्रीटिंग्स हो गया, गुड बाय, बाय बाय, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ये सब तो एटलीस्ट पूछना, मतलब बोलना सीख ही लें, ताकि आपको धीरे धीरे चीज़ें आसान हो, ताकि एकदम ब्लैंक ना हो, एटलीस्ट अपना कुछ बोले। तो ये है लेसन नंबर 1। तो जो अगला टॉपिक है वो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए। अब जैसे कि इंडिया में क्या होता है, हम नए कॉलेज जाते हैं, नए स्कूल जाते हैं, तो ठीक है, हम किसी के साथ, अब कॉलेज ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ। मैं डे 1 में जिस इंडिया में जिस कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया। तो उस दिन क्या था, बस काफ़ी कुछ पंगा था बसेस में। तो मैंने, जो बंदा था मेरा कोलीग, उसको जानता भी नहीं था, नाम भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। उसको मैंने ऐसे ही पूछा, यार मुझे आगे तक लिफ्ट दे दोगे? तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बैठो, और उसने हेल्प करी। यही चीज़ हम सोच के आते हैं ना कि अब यूरोप में अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग ना अपनी पर्सनल स्पेस को काफ़ी वो प्रोटेक्ट करते हैं। उनको एकदम से वो इतने फ्रेंडली नहीं होते, और ये उनका कसूर नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ख़राब है और हमारा अच्छा है, बट कल्चरल डिफरेंसेस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो उस टाइम मेरे क्लास में, जब मैं यहाँ पे फ्रांस में डे 1 यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने ऐसे किसी से पूछ लिया था। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो गया था। मैं एक मेरे साथ में ग्रुप में, मतलब ग्रुप में नहीं, मेरे बेंच में ही बंदे था, तो तुरंत उसका रिएक्शन आ गया था मेरे पास कि भाई बस करो, ये अभी हम दोस्त नहीं है, मैं आपको जानता नहीं, आप तुम मुझे नहीं जानते। तो ये उस पहला देख कर तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा रिएक्शन लगा, यार ऐसे क्यों कर रहे हैं यार, मैं भी तो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा ना। बट फिर बाद में समझ आया यार कि ये लोगों के ऐसे कोकोनट कल्चर कहते हैं फ्रांस में, कि लोग जो है बाहर से एकदम कोकोनट की तरह था, अंदर भले ही नरम हो, लेकिन आपको सख्ती तोड़नी पड़ेगी, आपको यहाँ के लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तब जाके वो आपसे दोस्ती करेंगे। बट थैंकफुली 2 साल में मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए, जिनसे आज भी कांटेक्ट करता हूँ, और वो जान छलक देते हैं आपके लिए। तो ये एक और डेडली चीज़ थी। तो जो दूसरी चीज़ जो बड़ी सरप्राइजिंग है, वो है कि यहाँ पे ना एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मीन्स ये चीज़ तो हमें पता नहीं थी। अब इंडिया में जैसा आप लोगों को पता है कि आप दिल्ली में एक कोका की बोतल खरीदो, या चेन्नई में खरीदो, या केरला में खरीदो, या बॉम्बे में खरीदो, जहाँ मर्जी खरीदो, वो 30 रुपये की है, तो ऑल ओवर इंडिया 30 रुपये की ही मिलेगी। मतलब कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा रेट डिफरेंट हो, लेकिन उसका भी श्योर नहीं हो। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई साहब, एक एक नुक्कड़ पर रेट चेंज होते हैं। अब होता क्या है, मैं ज़्यादातर कोका लेता था जब नया नया आया था, कोका या जूस का बहुत चस्का था मेरे को, ठीक है। तो बड़े मार्केट, जैसे बड़े बड़े मार्केट होते हैं ना, हाइपर मार्केट, वहाँ तो 70 या 80 सेंटीम्स के मिलते थे। तो हम ले आते थे 1.5-2 लीटर की बोतल। और कभी कभी ऐसे होता है यार, रात को एकदम से तलब लग जाती है यार, कोका पीने का मन करता है, जूस पीने का मन करता है, तो मतलब बगल में ही, जैसे मेरे सोसाइटी है उसके जस्ट बगल में ही किराना शॉप होता है, तो वहाँ से लेता था। तो वो बेचता था 3.5 यूरो। अबे कहाँ 70 सेंटीम बोले तो आपको ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 50 रुपये, और कहाँ 3.5 यूरो, और भाई साहब ऑलमोस्ट 300 रुपये। तो उस चीज़ में क्या होता है, मैं बड़ा हैरान यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यप, तो उस चीज़
तो मैं आके भाई उस दुकानदार से लड़ने लग गया कि यार भाई ये तू पागल वागल लेके तो लूट रहा, मतलब दिन दुगनी दो रात चौगनी करके लूट रहा है, दिन दहाड़े लूट रहा है गरीब आदमी को। मतलब मैं जितनी मेरे को आती थी लैंग्वेज मैं समझाने लगा कि भाई मैं बिल लेके आया था पिछले वहाँ से, मैं दिखाया भाई 70 सेंटीम का, तुम यार डबल 3 गुना 4 गुना ले रहे हो यार, ये क्या हिसाब है। फिर मैं फिर से अपने रूममेट के पास गया तो उसने समझाया कि भाई यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हर जो दुकानदार है उसके पास अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है, वो जितना मर्जी चाहे ले सकते हैं। हालांकि इतना एक्सपोनेंशियली लेता नहीं है, ये नहीं कि 70 सेंटीम की चीज़ आप 10 यूरो में बेच रहे हो, ऐसा नहीं करते। लेकिन उनके पास अपना चॉइस होता है कि वो अपने मर्जी दाम लगा के बेच सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम 3 या 4 टाइम्स करके आप बेच सकते हो। ये गवर्नमेंट का भी अलाउ कर रखा है इस चीज़ को। मैंने कहा अच्छा तो ये इससे भी कनेक्टेड एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ तो इनफैक्ट जो बड़े मार्केट होते हैं ना, मार्केट के अंदर भी सेक्शंस होते हैं। एक ही जो ड्रिंक है वो हो सकता है आपको 1 यूरो को मिली, एक ही जो चावल है एक ही कंपनी का एक ही ब्रांड का वो आपको 1 यूरो का मिले, और थोड़ा दूर अंदर अंदर जाके सेक्शन में जाओगे तो वो 3 यूरो का मिले। अब होता क्या, जो रैक होता है ना, मल्टीपल रैक, जो पास पास रैक होते हैं वो कंपनी से खरीद रखा होता है। तो इसलिए अब वो जो आपको जो एकदम से खुलते ही आपको पास मिले, वो क्या रैक आपको मिलेगा थोड़ा महंगा, लेकिन वही आप अंदर अंदर जाओगे, थोड़ा दूर चल के जाओगे तो चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। बायो चीज़ें हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करना है, खर्चा आप कैसे करना है आपको, तो मतलब आप समझ जाओगे। पर ये मत सोचना कि पूरा ऑल ओवर हर दुकान में सब कुछ चीज़ सेम होगी तो थोक के भाव में खरीदते जाओ। तो ये हमें बहुत बड़ी गलती थी जो हमें बाद में क्या पता चला। तो ये देखा अभी एक सेक्शन में हूँ, तो ये सस्ता वाला सेक्शन है, इसलिए देखो अभी पूरा आपको खाली मिलेगा ज़्यादा। लेकिन यही चीज़ आपको मुझे बगल वाले सेक्शन में मिलेगी, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। देखो अंडे वंडे सब है, ये सब तो जो बीच में वो सस्ते वाले थे और इसलिए वो खाली हो गए। ये नीचे वाला है, ये और भी सस्ता है, 30 अंडे 6 यूरो का मिल रहा है, लेकिन इतना अंडा खाता नहीं तो मैं ये ले आता। और तो बस एक्चुअली ये तो छोटा सा मार्केट है, इसलिए ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अगर बड़े हाइपर मार्केट जाऊँगा तब तो आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। तो जैसे कि हम लोग इंडिया में होता है, किसी स्ट्रेंजर के पास जाते हैं, या सपोज मान लो कि भाई दुकान में जाएंगे, अंकल को बोलेंगे अंकल जी 1 किलो दूध दे दो, या फिर कहीं पर भी जाओ हम नॉर्मल बोलते हैं कि भाई साहब 1 ये देना वो देना फलाना ढिमकाना देना, ठीक है। तो वो इंडिया में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जब तक आप लोगों को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून नहीं बोलोगे, जैसे फ्रेंच में क्या है बोंजोर है, जर्मन में गूटन टाग गूटन मॉर्गन बोलते हैं, इटालियन में बोंजोर्नो बोलते हैं, मतलब हर यूरोप में हर एक ग्रीटिंग्स होता है। तो आपको जो भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है ना, ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट करनी होती है। अगर आप नहीं स्टार्ट करोगे तो ये लोग बहुत बुरा ऑफेंड फील कर जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम आया था, मैं डे 1 जब मेरा फ्रांस में था, तो मैं अगले दिन ग्रोसरी लेने गया था। उस टाइम ना इंग्लिश मतलब इंग्लिश आती थी, खैर ना फ्रेंच ढंग से आती नहीं थी, कुछ नहीं आती थी। तो मैं डायरेक्ट जाके वहाँ पर गया दुकान में और ऐसे ही पटक दिया, सामान लिया, तो 2-3 चिप्स लिए और ऐसे ही टेबल पे गैस पे फेंक दिया और बोला कितना हुआ। भाई वो ऐसा देख रहा मेरे को, वो जवाब ही नहीं दे रहे, कितना मिस योर, मतलब उस टाइम तो टोटल इंग्लिश में सर हाउ मच। एक तो ये लोग तो वैसे ही इंग्लिश से चिढ़ते हैं, ऊपर से मैं इंग्लिश झाड़ रहा हूँ और ना ही मैंने उसको ग्रीटिंग्स बोला कुछ बोला। तो भाई वो ऐसा चौड़ा पड़ा था, उसे ऐसे गंदा लुक दिया मेरे को जैसे कि मैं कोई टेररिस्ट भाई मैं समझ गया यार ये ऐसा क्यों रूड था। मतलब उस टाइम में क्या होता है, मल्टीपल थॉट्स होते हैं दिमाग में कि यार ये इतना रूड क्यों है ये बंदा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया गलत इससे यार, ठीक है। फिर मैं पैसे देख के चुका आ गया। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। अगले दिन क्या हुआ, मैं उसके दुकान में गया, उसने सामान पहले बोल दिया। जब सामान लिया ना मैंने, ऊपर रैक में रखा हुआ था, तो मैंने बोला ये चाहिए, बोला एक्सपायर्ड है। मैंने बोला वो चाहिए, ये किसी और लेके चला गया, मतलब बहाने बनाने लग गया। तो मुझे लगा अरे ये क्या हरकत कर रहा है भाई, ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर बाद में रूममेट से पूछा, यार मेरा ऐसा ना एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हुआ। तो उन्होंने मेरे से पूछा, उसको थैंकफुल इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने मेरे को पूछा आपने कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे की। मैंने बोला मैंने डायरेक्ट जाके स्टार्ट कर लिया, भाई ये दे दो वो दे दो। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं, आप जहाँ पर भी जाओ किसी स्ट्रेंजर से मिलो कुछ भी मिलो, आपको सबसे पहले एक ग्रीटिंग्स देनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे मॉर्निंग हो तो बोंजोर, इवनिंग हो तो बोनसोर, ये बोल के ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई ये भी ज़रूरी है, कर लेंगे। तो उसके बाद एक हफ्ते बाद मैं दोबारा उसी दुकान पर गया, मैंने ये चीज़ बोली और मैंने लिटरली इंस्टेंट चेंज देखा लोगों के एटीट्यूड में। तो लोग
उस टाइम बात भी कर रहे थे, इंग्लिश में भी बोल रहे थे। हालांकि मैं उस टाइम कोशिश करता फ्रेंच बोलने की, लेकिन वो समझ गए थे कि ये लोग नहीं आती, तो वो भी ओके नो दिस मच हाउ मच ऐसे बोल रहे थे, टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, लेकिन एफर्ट कर रहा था। तब मुझे समझ आया यार ये चीज़ मुझे पहले ही पता होती ना, इतना जलील नहीं होना पड़ता मेरे को। तो फाइनली ग्रोसरी तो ले लिए। एनीवेज अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो आप सबको इंटरेस्ट करता है, जो उस टॉपिक का शायद अट्रैक्शन भी है, वो है पैसा। ये हर किसी को चाहिए पैसा। तो पैसा की बात करते हैं, यहाँ पे मिलता है गवर्नमेंट तरफ से कैफ, केस एलोकेशन द फैमिली। इसका क्या होता है, गवर्नमेंट अगर आपको जो बच्चे हैं, खासकर स्टूडेंट्स हो गया, उन लोगों ने कुछ अलावेंस देती है। रेंट आपका इतना हो गया, सपोज अगर 500 यूरो का रेंट है तो उसका 1/3 आपका जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा मिलता है कि आप अपना ग्रोसरी से दो। तो सपोज अगर आपका 500 रुपये रेंट है, 500 यूरो रेंट है, तो हो सकता है अगर आप काफ अप्लाई करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 115-120 यूरो आपको गवर्नमेंट की तरफ से वापस मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका भी एक कैच है। कैच ये है कि आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला घर होना चाहिए। अगर आपके पास जो घर है, जो कोई आपको होस्ट कर रहा है, उस चीज़ में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। मेरा क्या हुआ, स्टार्टिंग में काफ़ी आया नहीं था, ऑलमोस्ट 7-8 महीने तक आया नहीं था, लेकिन जब आया था इकट्ठा ही सारा एक साथ आ गया था। ओ भाई मैं तो पागल हो गया था, बल्ले बल्ले शामा शावा। तो ये बड़ा अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे पढ़ने का। इंटरनेशनल आई थिंक काफ़ी कंट्रीज़ में होता है बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स गवर्नमेंट को मिलते हैं। कोविड के टाइम पे भी हमें ठगाठक पैसे मिले थे, 1 यूरो में हमें खाना मिलता था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली थी यहाँ पे। तो किसी भी कंट्री में आप जाएँ, आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि उस कंट्री के सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स क्या हैं। कभी कभी ऐसा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आपको बच्चे हैं जो 26 या 27 ईयर्स से नीचे हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत रिबेट मिलती है। तो ये सब चीज़ें आप पता करके आएँ, क्या क्या फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रही है वो उस कंट्री की गवर्नमेंट, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ लेसन अच्छा मिला होगा। बाकी मिलते हैं, अभी हम शायद नेक्स्ट वीडियो कहीं दूसरे शहर में जाने का सोच रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कौन से शहर। तब तक के लिए गुड डे, एन्जॉय योर डे, बाय बाय।